सो आज 6 तारीख और 6 फरवरी 2026 और आज हमारा आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन आया। उस आरबीआई की पॉलिसी में हमारे जो गवर्नर है गवर्नर साहब ने ये बताया कि भाई देश में सब कुछ ठीक है, जीडीपी बढ़िया चल रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड में है और वही सब जो रिपीटेड बातें होती है जो उनका बोलने का रहता है। स्पीच लिखी भी रहती है, पहले से स्पीच को रिपीट करना रहता है बस हर बार, बट डाटा चेंज हो जाता है। ओके हाँ, जो रेट कट का डिसीजन था वो रेट कट का अनचेंज रखा है, इंटरेस्ट रेट सेम रखा है, जो दिसंबर मीटिंग में हुआ था वही इंटरेस्ट रेट है, कम नहीं किया है। मतलब लिक्विडिटी जो दिसंबर के हिसाब से उनकी बराबर ही चल रही है, मतलब थोड़ा और अगर इंटरेस्ट रेट काट देते तो लिक्विडिटी थोड़ी और आ जाती मार्केट में। बाकी ठीक है, जैसा उनका डाटा बताएगा वो वैसा करेंगे। और ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि यूएस में 29 तारीख को जो फेड की मीटिंग हुई है 29 जनवरी की, उन्होंने भी वहाँ पे पॉज लिया है। तो मुझे लगता है उनको कॉपी करने के लिए ही शायद इंडियन मार्केट, मतलब इंडियन सेंट्रल बैंक ने भी शायद इसी वजह से पॉज लिया है। ओके, सो फिलहाल के लिए अगले 1.5 महीने के लिए तो इंटरेस्ट रेट सेम है। ओके, अगली मीटिंग शायद मार्च एंडिंग में आएंगी या फिर नहीं, अगली मीटिंग अपनी 6 अप्रैल को आएंगी। ये 2 महीने का गैप रहेगा यहाँ पे, है ना। 6 अप्रैल को आएगी। ओके, और मेरे को एक बारे में जो डाउट जो मेरे पास में जो लोगों का बहुत ज़्यादा आया डाउट, वो था ETF को लेकर कि सिल्वर ETF को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि सिल्वर को लेकर बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी, सिल्वर पे इतना ज़्यादा लोग जो बुलिश हो रहे हैं सिल्वर और इसको लेकर, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमोडिटीज़ पे ज़्यादा एकदम इतनी ज़्यादा बुल रन होने का कमोडिटीज़ पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब उसको लेकर जो मार्केट में उठापटक हुई पिछले लास्ट वीक में, जब मैं बाहर था, आउट ऑफ टाउन था, तो तब मैंने बोला भी था कि मैं मैसूर से रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने तो उस बारे में मेरे को बाद में भी अभी भी 1-2 दिन पहले तक के और कल भी मेरे को एक जन ने पूछा कि सिल्वर का ETF ले सकते हैं क्या। तो भाई मेरा यही कहना है, आप सिल्वर ETF लो या आप किसी भी प्रकार का ETF लोगे, अगर वो कमोडिटी एसेट क्लास के ऊपर बेस्ड है तो उसकी वॉलेटिलिटी सेम है। मतलब अगर सिल्वर 2 लाख का भाव है तो ETF उसका 200 रुपये का आएगा। अगर सिल्वर 2 लाख से गिर के 1.5 लाख पे आ गया तो ETF 150 पे आ जाएगा, और सिल्वर अगर 2.5 लाख पहुंच गया तो ETF 250 हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें कोई फर्क नहीं होता है। हाँ, ये है कि बस आपका टिकट साइज छोटा हो जाता है। आप 1 किलो सिल्वर का सौदा लेने जाओगे तो आपको 2 लाख हाथ में इन कैश होना, लेकिन अगर आपके पास 20,000 है तो आप ETF के थ्रू 100 क्वांटिटी की ETF की ले सकते हो। बस ये फर्क होता है, बाकी तो वॉलेटिलिटी सेम रहती है भैया। वॉलेटिलिटी में ज़रा फर्क नहीं है, जितना सिल्वर मूवमेंट लेगा उतने मूवमेंट इधर भी रहेगा। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है ETF में, ये जो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ETF में, सिल्वर ETF में क्या ही रिटर्न बनेगा भाई। सिल्वर ETF ऑलरेडी जो बनना था बन गया, अब हो गया उसका, सिल्वर का एसेट क्लास खत्म हो गया कमोडिटी वाला। अब इक्विटीज़ पे ऊपर फोकस करो ना। इक्विटीज़ में मैंने उस दिन वीडियो में कहा था कि उस दिन जो बजट की खबर के बाद से जो कैपिटल मार्केट्स वाले जो स्टॉक्स गिरे हैं, उन सभी स्टॉक्स में से मैंने CDSL कैम्स नाम भी बोला था कि ये स्टॉक्स का बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है, इनको कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगले 2-3 दिन की रिकवरी में वो ऊपर आ गए थे। ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ है, मैंने देखा नहीं अभी आज का डाटा तो, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि स्टॉक्स पे जो अच्छी कंपनियां इतने भारी डिस्काउंट्स में मिल रही है, मतलब 50-60% डाउन मिल रही, कई सारी मैंने कंपनीज देखी। ये तो अच्छी बहुत ही मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है, 30-40% डिस्काउंट पर है भाई, ये कंपनी इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, अगर नहीं चलो आपको स्टॉक समझ में आते हैं तो ETF में लेना भी है तो ETF में मिड कैप इंडेक्स का ETF ले लो या स्मॉल कैप इंडेक्स का ETF लो। और नहीं, अगर चलो मिड कैप का रिस्क भी ज़्यादा लग रहा है, स्मॉल कैप का रिस्क भी ज़्यादा है, भाई निफ्टी का ETF ले लो ना, वो आपको सिल्वर ETF से ज़्यादा रिटर्न देगा। पता नहीं लोग क्यों हाइप बना रखी है कि भाई सिल्वर ETF खरीदना, सिल्वर ETF खरीदना। भाई सिल्वर ETF सिल्वर को फॉलो करता है, सिल्वर का जो गेम होना था, जो सिल्वर में जो साइकिल चलना था वो चल चुका है, हो चुका है। अब उसके बाद में आप सिल्वर पे फोकस करके कोई मतलब नहीं है। ओके, ये जो रहता है ना टोटल जो एसेट क्लास में पैसे का जो रोटेशन रहता है लिक्विडिटी का, वो कमोडिटीज में हो चुका है। ओके, क्रिप्टोज में हो चुका है, कमोडिटीज में हो चुका है। क्रिप्टोज और कमोडिटीज इसलिए नीचे आ रहा है। अब बचा है इक्विटी, क्योंकि 1.5-2 साल से इक्विटी चला नहीं है। अब लिक्विडिटी जब निकल के इक्विटी मार्केट्स में आएगा तो इक्विटी के अंदर ही रिटर्न बनेगा। ओके, तो मेरे कहने के हिसाब से अगर मार्केट में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं होती है, जिस हिसाब से जो एक अंडरलाइन मुझे जो लग रहा है कि मतलब अंडर द स्टेज कुछ एक गड़बड़ है, अगर वो चलो नहीं होता है, ठीक है, और अगर यहाँ से और 1-1.5 साल का अपने को बुल रन मिलता है तो भाई आपका पैसा बुल मार्केट में बहुत बन सकता है भाई, इक्विटी में। ओके, तो ये सिल्वर ETF में भाई कितना डबल, यहाँ से डबल हो जाएगा बहुत, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने का। और स्टॉक्स में आपका 1.5 साल में 2 से 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है, अगर आपने सही स्टॉक, सही कंपनी पकड़ ली, अगर सही
फंडामेंटल्स वाली कंपनी पकड़ ली जिसके सेक्टर के ऊपर मार्केट का फोकस आ गया, तो पैसा बहुत बनता है भैया, 5-7 गुना तो कहाँ पता नहीं चलेगा आपको, 1.5 साल 2 साल में कहाँ बन जाएगा। मेरा कल्याण ज्वेलर्स में जब बना था मेरे को खुद नहीं समझ में आया 7 गुना कैसे हो गया कल्याण ज्वेलर्स 1 साल में। मतलब जुलाई, मेरे को ध्यान है शायद मैंने 29 जुलाई के करीब में शेयर लिया था मैंने, 29 जुलाई 2023 में मैंने शेयर उठाया था, और सितंबर 2024 में मैंने बेचा। भाई 7 गुना हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला 1.25 साल में। ओके, तो मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये तो चलो ठीक है एकदम अलग केस हो गया कि 7 गुना हो गया साल भर में, नहीं भाई 7 गुना नहीं होगा, 2-3 गुना होगा। लेकिन आपका इक्विटी में जो पैसा बनेगा ना, वो कमोडिटीज़ में, ETFs में, इसमें नहीं बनेगा। हाँ, इंडेक्स ETF जो आप ले रहे हो वो किसके काम का है? इंडेक्स ETF उन लोगों के काम का है जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है। अगर मेरे पास में 2 CR 3 CR का पोर्टफोलियो है तो मेरे लिए इंडेक्स ETF पुरता है, क्योंकि इंडेक्स ETF में मुझे वॉलेटिलिटी कम रहेगी, मेरा रिटर्न कम बनेगा, 15-20% 30% ही बनेगा, लेकिन मुझे सेफ्टी रहेगी क्योंकि मेरा बड़ा कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो भाई इंडेक्स ETF में लेकर आपका रिटर्न नॉमिनल बनेगा, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूस कैश फ्लो है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, भूल जाना है इन्वेस्ट करके, आपको कुछ देखना ही नहीं है, तो मेरा बोलना है मिड कैप ETF ले लो, MOM करके है, MOM 100, मेरे पास भी है बहुत सारी क्वांटिटी में, और मतलब मैंने मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल को MOM ETF बोला है। MOM का जो ETF आता है ना, मिड कैप इंडेक्स का ETF, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF है ये नाम उसका, MOM 100, तो ये ETF ले लो। इसका रेट शायद मेरे हिसाब से अभी 62-63 कुछ या 64 के बीच में चल रहा होगा। भाई ये ETF ले लो, ये ETF आपको नहीं तो भी करते करते मेरा ऐसा मानना है 2 साल में 2.5 साल में डबल के ऊपर रिटर्न दे देगा। ओके, डबल के ऊपर रिटर्न मिल जाएगा। और जिसको एकदम सेफ खेलना है कि भाई मुझे ठीक है मेरा कैपिटल भी बचना चाहिए और मेरे को रिटर्न भी बनाना है, तो ये डबल के ऊपर दे सकता है, डबल तो दे सकता है आराम से, क्योंकि अगर मार्केट जब एक मोमेंटम में आता है ना तो मार्केट इंडेक्स ही डबल हो जाता है, और ये मिड कैप है, मिड कैप डबल होता है कभी कभार, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जिनको स्टॉक्स लेना, मैंने स्टॉक्स बता चुका हूँ, अच्छी बिजनेस मॉडल वाली कंपनियाँ हैं। ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब स्टॉक्स चल रहे हैं ऑटो सेक्टर में कई सारे। और नहीं आपको छोटी कंपनी पे विश्वास है, बड़ी कंपनी लो, अपना महिंद्रा खरीदो, M&M खरीदो, TVS मोटर खरीद लो भाई, फोर्स मोटर चल रहा है ऑल टाइम हाई पे। ये सारी कंपनीज अपने एक नए ट्रेंड में चल गई है, ये सारी कंपनीज का नया ट्रेंड चालू है, तो ये नए ट्रेंड में इनको फॉलो करो ना, इनके साथ में, मतलब ये ट्रेंड जो चल रहा है कंपनीज का, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ये कंपनीज अगले 1-1.5 साल 2 साल में आपको रिटर्न बना के देंगी, दो गुना तो बना ही देंगे एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। और FMCG की हालत बहुत ख़राब है भैया। FMCG के स्टॉक्स जो भी, मतलब मैंने वरुण बेवरेजेस का रिजल्ट देखा भाई, वरुण बेवरेजेस का 8% 13% के बीच की ग्रोथ आ रही है। मतलब क्या मालूम क्या हो गया वरुण बेवरेजेस को। मेरे पास में जब वरुण बेवरेजेस था तब 35-40% की ग्रोथ आती थी उसकी ईयर ऑन ईयर। अभी पता नहीं क्या हो गया वरुण बेवरेजेस को। मतलब ऐसा लग रहा है कि FMCG सेक्टर में कुछ माल या तो बिक ही नहीं रहा है, या तो फिर इनका जो ग्रोथ आने चाहिए ग्रोथ नहीं आ रही। पूरा पेनिट्रेटेड मार्केट है, मतलब वरुण बेवरेजेस ने पूरे इंडिया भर के लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिला चुका है। अब कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए कोई और नया बंदा मिल नहीं रहा है, या तो उनको इंटरनेशनल एक्सपांड करना पड़ेगा, या तो फिर अगले साल में जब इनका बेस कम हो जाएगा, जब बेस कम हो जाता है, मतलब इस साल का अगर समझ लो 1000 करोड़ का डाटा आता है, और अगले साल अगर इन्होंने 1200 करोड़ की सेल करी तो 20% की ग्रोथ आ जाती है, तो फिर अगले साल से मोमेंटम आएगा स्टॉक में। लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है, अभी तो कोई भी FMCG कंपनी इसके रिजल्ट ही नहीं आ रहे। हाँ, मेरे पास में जो एक मैंने बीच में भी सजेस्ट करा था, LT फूड जो है, LT फूड का रिजल्ट पहली बार इतने सारे क्वार्टर्स में, मेरे पास 3-4 क्वार्टर हो गए मेरे पास LT फूड होने को। LT फूड का इस क्वार्टर का रिजल्ट मेरे को सही में अच्छा लगा कि भाई इन्होंने लिटरली 3 क्वार्टर का जो इनका 15-16% की ग्रोथ था, इस क्वार्टर में इनका शायद 20% के ऊपर आया है, ठीक है। मेरे को एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है फिगर, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे रिजल्ट देखता हूँ मैं, शायद 20% के ऊपर है। तो मेरे को अब ऐसा लगा कि भाई LT फूड अकेली FMCG कंपनी लग रही है जो रिजल्ट अच्छा दे रही है। हाँ, माइक्रो कैप में है फिर कंपनीज जो रिजल्ट दे रही है FMCG में, लेकिन माइक्रो कैप का आपको मालूम है, माइक्रो कैप में इन्वेस्टिंग बहुत खराब है, क्योंकि माइक्रो कैप में इन्वेस्टिंग एक दिन में 20% सर्किट डाउन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा भाई, पैसा उड़ जाएगा। और बनता भी वैसे है, एक दिन में पैसा 20% सर्किट अप हो जाता है तो रिटर्न भी बनता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको सजेस्ट ही नहीं करता माइक्रो कैप्स को। माइक्रो कैप्स अगर आपको मेरे से पूछना है, जानना है, तो वो पर्सनली मैं बता सकता हूँ, मैं ग्रुप में या ऐसे ऑनलाइन नहीं बता सकते, वो चीज़ पे वो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो पर्सनली आप मेरे अगर कहीं पे मिल गए, बातचीत हो गई तो बातचीत में बता सकते हैं। और फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पर ऑफिस पे आ चुका हूँ, कल से ऑफिस पे बराबर रेगुलर हो गया हूँ। 11 दिन का टोटल, 11वें दिन पे मैं रिटर्न आया घर। 11 दिन का टूर हो गया कंप्लीट, मतलब हमारा ऑलमोस्ट 4500 किलोमीटर्स का रोड ट्रिप था भाई, बहुत लंबा रोड ट्रिप हो गया। और बाकी मज़ा आया बहुत। केरल भाई जितना बोलते हैं ना, जितना फिल्मों में दिखाते हैं और इसमें दिखाते हैं कि भाई केरल ऐसा है वैसा है, भाई कुछ नहीं है केरल में। केरल भाई बहुत
अलग जगह है घूमने के लिए। मतलब आप जाओगे ना, आपको मुन्नार, थेकड़ी, वो जो एरियाज है ना, वो एरियाज में बिल्कुल फॉरेन लाइक फीलिंग आती है। आप वो रोड देख के बोल नहीं सकते कि ये इंडिया के रोड है। मतलब एक खड्डा नहीं मिला भाई मुझे पूरे केरल में। मैं 7 दिन तक के केरल में ही था। हाँ, 6 दिन, 7वें दिन पे मैं केरल से बाहर आया। 6 दिन तक के तो मुझे केरल में एक खड्डा नहीं मिल रहा भाई। नेशनल हाईवे की बात छोड़ दो, नेशनल हाईवे पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो नेशनल हाईवे थोड़ा बहुत डैमेज्ड है। स्टेट हाईवेज देख लो आप अगर केरल के, भाई जरा वो नहीं है भाई। मतलब एक गड्ढा नहीं मिल रहा भाई। और क्या सिविक सेंस है पब्लिक का भाई, बिल्कुल। मतलब सबने हेलमेट पहना हुआ है, बिल्कुल कोई रोड इधर उधर से कहीं से एंट्री नहीं कर रहा है मेन रोड पे। ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। मतलब मज़ा आ गया। मतलब सही में मेरे को पब्लिक ऐसा देख के लगा मैं फॉरेन कंट्री में पहुंच गया। वो जो केरल का बोलते हैं ना एजुकेटेड है, 96% पॉपुलेशन लिटरेसी रेट है, वो मुझे लगता है इनके सिविक सेंस को देख के बोलते हैं कि भाई इनके पास में समझदारी जो है ओवरऑल। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अभी तक की इतनी बढ़िया पब्लिक नहीं देखी कि अच्छा, हमारी जो गाड़ी थी MP 68 की गाड़ी थी, MP 68 की गाड़ी थी हमारे लोकल यहाँ की गाड़ी जो लेके गया था मैं। तो यहाँ के MP की गाड़ी को मुझे पहले डाउट था कि बहुत तकलीफ होंगी, लोग जगह जगह पे जैसे लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम होती है। बाकी केरल में कुछ भी ऐसा नहीं भाई। केरल में पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको पता ही नहीं चलने देते कि आप बाहर से आए हो। वो ऐसा लगता है जैसे ये यहीं पे कहीं रहने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे को पार्किंग में भी कोई तकलीफ नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे लगे कि भाई हम लोग कहीं दूसरे स्टेट में घूमने आए या फिर यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, कुछ भी नहीं पता चला। हाँ, अगर आपको माइंड मतलब थोड़े बहुत कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। केरल में बस ये एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि आपको इंग्लिश तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। बिना इंग्लिश के तो आप बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे वहाँ पे। बाकी तो 10 दिन का ब्रेक हो गया थोड़ा मार्केट से। अभी देखते कंटिन्यूस फॉलो रहेगा अब यहाँ से। और मैं सोच रहा हूँ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है, थोड़ा वीडियोस पोस्ट करने के, हर वीक में एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं। अपलोड करेंगे अब यूट्यूब पे रेगुलरली, ठीक है।